हेलो दोस्तों, आईडीए क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप कुमावत आज आपके लिए नया वीडियो। अपन अपनी सीरीज को सिलेक्शन बेच को कंप्लीट कर रहे हैं। डेली का आपको एक वीडियो मिल रहा है जिसके अंदर अपन एसएससी जी यानी कि आर्मी जीडी अग्निवीर की जो आने वाली वैकेंसीज है अप्रैल में, उनके लिए अपन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनकी सीरीज कर रहे हैं कंप्लीट। तो चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर। पहला क्वेश्चन है आपका। आज अपन जीके और साइंस के 30 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैथ और रीजनिंग के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन था? सबसे पहले बता दूं, जो आपका जैन धर्म है, ठीक है, तो जैन धर्म का जो साहित्य होता है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है आगम। अब बात करते हैं जो जैन धर्म के तीर्थंकर है, जो प्रथम है वो तो आप ऋषभदेव हो जाएगा। और एक और पूछा जाता है, एक तो 23वां तीर्थंकर कौन है? जो 24वां कौन है? या फिर इसको अंतिम तीर्थंकर भी बोला जा सकता है, इसके बाद में कोई नहीं थे। तो 23वां आपका हो जाएगा पार्श्वनाथ। और 24वां या अंतिम है वो कौन हो जाएगा? आपका महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में कुछ आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो क्या पूछा जाता है इनके बारे में? या तो इनका जन्म स्थान पूछा जा सकता है, वो हो जाएगा आपका कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में। और उसके बाद में इनकी मृत्यु होती है, वो आपकी कहाँ पे होती है? इनकी मृत्यु होती है वो आपकी हो जाएगी वैशाली में होती है, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत का पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है? तो आपको पता है कि जो आपका गीतों का यानी कि जिससे आपकी माना जाता है कि प्राचीन भारत में जो संगीत है ना, उसका उत्पन्न कहाँ से हुआ है? वो आपके सामवेद से माना जाता है। तो संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आपकी सामवेद से मानी जाती है। इसीलिए इसको गीत की पुस्तक यानी कि मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। तो आपको बताए जो आपकी वैदिक साहित्य है उसमें 4 वेद है। ये आपके हो जाएंगे यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद और सामवेद। ये चारों वेद दिए गए हैं आपके। और इनमें से जो आपका सबसे नया वेद कौन सा हो जाएगा? आपका अथर्ववेद। और जो सबसे आपका पुराना हो जाएगा, सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? आपका ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 19 जुलाई 1905 को ये घोषणा कर दी गई थी कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। और 16 अक्टूबर 1905 से ये लागू हो गया था। तभी से यानी कि पश्चिम बंगाल में यानी कि शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अक्टूबर 1905। इसके अलावा आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं इससे, यानी कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? आपका 1907 में हुआ था। और इसमें जो भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका विभाजन हो गया था 2 भागों में, गर्म दल और नरम दल में। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? वो था आपका गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी थे जो कौन थे? महात्मा गांधी के गुरु थे। अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी की एक किताब है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वो कौन सी हो जाएगी? हिंद स्वराज,
ठीक है, इनकी किताब का नाम क्या है? हिंद स्वराज। और जो आपका दादा भाई नेरोजी है, इनको क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन। यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे माना जाता है? दादा भाई नेरोजी को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत कब एक संपूर्ण गणराज्य बना था? तो भारत संपूर्ण यानी कि गणराज्य कब बना था? वो हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान था जो कंप्लीट बन के तैयार हो गया था और पूरे भारत के अंदर इसको अपना लिया गया था। उसके पहले 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? ये क्या कंप्लीट तो हो चुका था, लेकिन कुछ ही भारत के कुछ हिस्सों में ही इसको लागू किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो जो आपका महात्मा गांधी है, उनको ब्रिटिशर्स ने केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ये कब दी गई थी? कि जब जब आपका महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे अफ्रीका जाके। तो जब और 9 जनवरी आपका 1900 यानी कि 9 जनवरी को आपको प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। जब ये भारत से वापस आए थे, उसके बाद में जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके दौरान इन्होंने क्या है, ब्रिटिशर्स की जो सेना थी उसमें भारतीयों को भी शामिल करवाया था। इसलिए उन ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो आपका नीति आयोग है, यह आपको बताया किसकी स्थान पे आया था? नीति आयोग यह आया था आपका योजना आयोग के स्थान पे। किसके स्थान पे आया था? ये आपका योजना आयोग के स्थान पे आया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं कि जो ये आपका है नीति आयोग है, यानी कि जो योजना आयोग में तो क्या हुआ है, 5 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा रही थी। और नीति आयोग के बाद में यानी कि 10 से 15 साल का कंप्लीट डाटा इकट्ठा किया जाता है। इसका भारत का थिंक टैंक भी बोला जाता है नीति आयोग का। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? ये खुद प्रधानमंत्री ही होता है इसका अध्यक्ष। इसके अलावा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें करंट जीके से, तो इसका जो सीईओ कौन है और इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, सीईओ कौन है और उपाध्यक्ष कौन है? तो सीईओ है इसका सुमन बेरी। और इसका जो उपाध्यक्ष है वो कौन हो जाएगा? आपका वीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का न्यायवादी नियुक्त होता है? तो जो भारत का न्यायवादी किसके अकॉर्डिंग होता है? वो आर्टिकल 76 यानी कि जो अनुच्छेद 76 होता है उसके अनुसार आपका भारत का न्यायवादी नियुक्त किया जाता है। अब बता दूं, जो आपका न्यायवादी है वो कौन होता है? ये भारत का कानूनी सलाहकार होता है, यानी कि भारत का वकील होता है भारत का न्यायवादी। इसके अलावा आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि सीएजी होता है कंट्रोलर एडिटोरियल जनरल। तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 148 यानी कि 148 आर्टिकल दिया गया है, इसमें इसकी बात की गई है कि भारत का एक सीएजी होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो आपको बताना है कि सबसे पहले जो आपका रेड क्लिफ है, एक होती है मैकमोहन रेखा, एक होती है आपकी डूरंड रेखा। ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है डूरंड रेखा। तो ये कौन कौन से देशों के साथ सीमा बनाती है? आपकी रेड क्लिफ है
वो तो हो जाएगी किनके साथ, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो कौन सी, शॉर्टकट में लिखता हूँ, भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन खींची गई, रेडक्लिफ लाइन। उसके बाद में मैकमोहन है भारत और चाइना। और जो डूरंड है जो भारत और किसके बीच में, अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है यह आपकी डूरंड रेखा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा आपका, माजुली द्वीप। और ये किस नदी द्वारा बनाया जाता है, ये आपका बनाया जाता है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। अब आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। यह आपकी निकलती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये सबसे पहले तिब्बत से प्रवाहित होती है, यानी कि ये ग्लेशियर है तिब्बत में, तो वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और ये कहाँ, यानी कि उसको जो तिब्बत में बोला जाता है यारलुंग सांगवो। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश से दियांग गोर्ज बनाती हुई भारत में एंटर करती है, तो ये क्या करती है, इसका नाम हो जाता है दियांग या सियांग। यानी कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है इसमें दियांग और सियांग इसको बोला जाता है। जैसे ये असम वाले इलाके में आती है, इसका नाम क्या हो जाता है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद में नेक्स्ट गंगोत्री, गंगोत्री से निकलने वाली कौन सी नदी मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित हुई है। तो कौन सी नदी हो जाएगी आपकी जो गंगोत्री से निकलने वाली, तो गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है आपकी, गंगा नदी। ये दोनों नदी आपकी कौन सी, हिमालय से निकलने वाली है। और ये आपकी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ है। ये साउथ इंडिया में बहती है और ये उत्तरी हिमालय। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। तो नीली क्रांति है उसका संबंध किससे, यानी कि जो ब्लू रेवोल्यूशन हुई थी वो किससे रिलेटेड है, आपके मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से आपकी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी श्वेत क्रांति। जो आपकी भूरी क्रांति है वो रिलेटेड होती है उर्वरक से। और जो आपकी हरित क्रांति है वो किससे हो जाएगी, आपके खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगी हरित क्रांति। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्टेचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है वो किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो आपका जो कालबेलिया नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, आपका राजस्थान राज्य से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा आपकी जो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई है। और महात्मा गांधी जी की एक किताब और है, सत्य के साथ मेरे वचन। तो ये दोस्तों आपके जीके के कंप्लीट 15 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आगे बात करेंगे अपन साइंस के। उसके पहले बता दूं, हमारी जो आईडीए क्लासेस जयपुर है वहाँ पे क्या है, आपके लिए एनडीए का फाउंडेशन बैच चलाई जा रहा है, जो कि आपका सोमवार से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप भी अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हो या गवर्नमेंट जॉब में अपना जो सपना है गवर्नमेंट जॉब लगने का उसको कंप्लीट करना चाहते हो, तो एनडीए के बैचेज को ज्वाइन कर लो।
इसके अलावा जो आपके रेलवे के फाउंडेशन बैच भी चल रहे हैं, जिनकी एग्ज़ाम होगी आपकी मई अप्रैल में, एग्ज़ाम डेट आ गई है, उनके बैच भी चलाए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हो या किसी गवर्नमेंट जॉब में सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो हमारे आईडीए क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें। अब बात करते हैं आपके साइंस के क्वेश्चंस। तो साइंस निम्नलिखित में से किस अणु में केवल एक बंध होता है, यानी कि कौन सा है जिसके अंदर आपका सिंगल बॉन्ड होता है। जो आपका CO2 होता है उस वो कैसा होता है, ऐसे ही डबल बॉन्ड होते हैं ऑक्सीजन के साथ, क्या डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। जो आपका ऑक्सीजन होता है वो किसके साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका CH4 होता है मेथेन, इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं इसमें चारों साइड में। ये N2 होता है, ये भी आपका ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मेथेन CH4। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा। आपको बताया कि जो कार्य होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, F×D। F यहाँ पे बल है, D यहाँ पे विस्थापन है। तो कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर अगर अपन बल लगाते हैं तो वो अगर विस्थापित होती है, यानी कि अपनी अवस्था में चेंज हो जाता है, तब कार्य माना जाता है। अगर आप किसी भी पहाड़ पे या कहीं पे भी कार्य कर रहे हो, अगर वहाँ पे विस्थापन नहीं हो रहा है तो आपका कार्य 0 होगा। तो अगर आपका यानी कि बल लग रहा है लेकिन विस्थापन, वो वस्तु विस्थापित ही नहीं हो रही है, यानी कि ये 0 हो गया, तो पूरा कार्य भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, शून्य, यानी कि D ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो जो आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि आपका जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, न तो इसका निर्माण होता है न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। ना तो इसका निर्माण होगा, न ही इसको नष्ट किया जाता है। ये एनर्जी होती है जो आपके एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। इसका न तो निर्माण किया जा सकता है न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य यानी कि जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है। अब जो आपका होता है विबग्योर, तो जो ये होता है इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी और इसकी होगी सबसे कम। जो रेड कलर होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा कम होती है, किस रंग की, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, कम होती है, सॉरी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर सभी किरणें मिलती है को कहते हैं। कि मान लो कोई, या तो दर्पण मान लो या फिर लेंस मान लो, यानी कि इधर से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, इधर से भी प्रकाश आ रहा है और ये जाके यहाँ पे मिलता है। तो ये जब प्रकाश की जो सारी किरणें होती है जिस बिंदु पे जाके मिलती है उसे क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। तो फोकस बिंदु उसको बोला जाता है जहाँ प्रकाश की सारी किरणें आकर मिलती है। उसके बाद में आता है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका, NaCl होता है। ठीक है, उसके बाद में न्यूलैंड के अष्टक नियम को केवल यानी कि डैश तत्वों तक लागू होता है। जो आपका न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था वो भारतीय संगीत के जो 7 अक्षर होते हैं उसके अकॉर्डिंग दिया था कि हर 7वें अक्षर के बाद 8वां अक्षर सेम रिपीट होगा। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने भारतीय द्रव्यमान के आधार पर जो एलिमेंट खोजे गए हैं पृथ्वी के अंदर उनको जचाया द्रव्यमान के आधार पे, और इन्होंने देखा कि हर 7वें अक्षर के बाद 8वां अक्षर का पहले अक्षर के साथ मैच हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग इसने अपना सिद्धांत दिया था जो कि कहाँ तक अप्लाई होता है आपका, कैल्शियम तक।
उसके बाद में ये क्या है, ये अप्लाई नहीं होता, सेम गुणधर्म नहीं दर्शाते, फिर इस मॉडल को कैंसिल कर दिया गया था। और जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पे बेस्ड है, हेनली मोजले द्वारा दी गई है आधुनिक आवर्त सारणी। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि जो आपका आरएनए होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपको पता होगी, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आपके एग्जाम में डीएनए की भी पूछी जा सकती है, तो डीएनए की क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यह आपकी किसकी हो जाएगी, डीएनए की। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा हो जाएगा, दूध में पाया जाता है आपका कैसीन प्रोटीन पाया जाता है दूध के अंदर। और जो आपका एसिड पाया जाता है वो कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवांशिका आनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका कौन, चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो जो आपके पुरुष स्पर्म होते हैं उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, 23। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, तो जो आपका जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, एक तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो वाटर सोल्यूबल होते हैं आपके, और एक होते हैं फैट सोल्यूबल। ठीक है, तो वाटर वाले होते हैं कौन सा, बी एंड सी। इसके अलावा जो आपके ए डी ई के बच गए वो आपके फैट में सोल्यूबल होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जो जल में घुलनशील है वो आपका विटामिन B1 हो जाएगा, जो कि वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, और जो आपका विटामिन डी होता है इसका क्या नाम होता है, इसका होता है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का क्या नाम होता है, कैल्सीफेरोल। और विटामिन ई का क्या होता है आपका, टोकोफेरोल। और जो आपका विटामिन ए होता है इसका क्या नाम होता है, रेटिनोल। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और विटामिन B1 का क्या होता है आपका, थायमीन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा को आपका पादप जगत का उभयचर कहा जा सकता है। तो यानी कि ये लैंड और पानी दोनों में उगा जा सकता है आपका ब्रायोफाइटा, ये एक तरह का क्या है, प्लांट है। अब कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, जो आपका कंप्यूटर होता है इसके अंदर अगर आप Ctrl+C दबाओगे तो वो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। उसके बाद में जो आपको पेस्ट करना है यानी कि किसी दूसरी जगह उसको पुट करना है, यानी कि तो आप क्या दबाओगे, Ctrl+V दबाओगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+V। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है, CFC का पूरा नाम है, तो CFC क्या होती है आपकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उसे क्या बोला जाता है, CFC। सर तो ये कितनी कौन सा हो जाएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा आपका इसका आंसर, CFC। और ये जो आपकी कहाँ पे पाई जाती है, ये जो ओजोन होती है O3, जो आपकी ओजोन होती है सौरमंडल के अंदर, उसके लिए हानिकारक होता है आपका CFC। जो आप प्रशीतलक या फिर जो आप ये फ्रीज आते हैं इनके अंदर ये आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है,
ये इसके लिए हानिकारक होती है, आपके किसके लिए, ओजोन परत के लिए। ठीक है, तो ये आपकी क्लास थी। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगले वीडियो में इसी तरह नया वीडियो लेके आएंगे। अगर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाओ और ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।